हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉल्यूशन चैप्टर के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर से हम लोग कवर करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, 2% WYV NaCl विलयन की 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हमें 2% WYV NaCl का 400 ml का विलयन बनाना है। तो जो हम 2% WYV NaCl विलयन की 400 ml का विलयन बनाएंगे, उसके लिए हमें NaCl के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, वही पूछ रहा है। तो दोस्तों, अब आपको यह बात पता होना चाहिए कि WYV का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, WYV का मतलब होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो 2% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत NaCl विलयन का आपको 400 ml बनाना है। तो उस 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो आपको कितने ml का विलयन बनाना है, 400 ml का विलयन बनाना है। अर्थात कहने का मतलब आपको विलयन का आयतन दे दिया, तो जो दिया ये लिख लेते हैं, विलयन का आयतन। तो दोस्तों, विलयन का आयतन आपको कितना दिया है, 400 ml। तो दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, 2% हमें WYV NaCl विलयन का 400 ml विलयन बनाना है। तो 2% WYV का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आपको दिया है कितना, 2%। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना दिया है, 2%। तो जो हम NaCl का विलयन बनाएंगे, उसके कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। अर्थात यहाँ पर NaCl क्या होगा, विलय होगा। अर्थात वह यह पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर जो NaCl की कितनी मात्रा लगेगी 400 ml का विलयन बनाने के लिए। अर्थात आपसे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विलय का भार पूछ रहा है। और यहाँ पर विलय कौन है, NaCl है। तो दोस्तों, आपको पता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो दोस्तों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया है कितना, 2%, इसको लिख देते हैं। और विलय का भार ग्राम में आपको निकालना है, तो विलय का भार ग्राम में। दोस्तों, विलयन का आयतन आपको ml में दे रखा है कितना, 400 इंटू 100। दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 4 2 जा 8 इक्वल टू विलय का भार ग्राम में आ गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमें 2% WYV NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए NaCl के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, 8 ग्राम की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल दोस्तों आपके सामने है। अगला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 5 mg NaCl। दोस्तों, mg का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में है, तो ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 5 मिलीग्राम NaCl को 1 लीटर विलयन में घोला गया है, तो उस विलयन की आपको ppm में सांद्रता ज्ञात करनी है। प्रति लीटर का मतलब है 1 लीटर। तो दोस्तों, विलयन का आयतन आपको दिया है कितने लीटर का, 1 लीटर का। तो आइए जो दिया है उसे लिख लेते हैं, विलयन का आयतन कितना दिया है, 1 लीटर। और दोस्तों क्या कह रहा है, 5 मिलीग्राम NaCl। 5 मिलीग्राम NaCl का मतलब है NaCl का भार दिया है कितना, 5 मिलीग्राम। तो NaCl जो कि यहाँ पे क्या है, विलय है। तो आइए से लिख लेते हैं, NaCl जो कि क्या है, विलय है, उसका क्या दिया है आपको, भार कितना दिया है, 5 मिलीग्राम। आपसे क्या पूछ रहा है, ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें ppm में सांद्रता का फॉर्मूला पता है। ppm में सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा अपान विलयन की मात्रा इंटू 10⁶। बस दोस्तों, एक बात का ध्यान देना है, जिसमें विलयन की मात्रा होगी, जिस यूनिट में विलयन की मात्रा होगी, उसी यूनिट में क्या होगी, विलय की मात्रा। अगर विलयन की मात्रा ग्राम में है, तो विलय की मात्रा भी किसमें लेंगे, ग्राम में। अगर विलयन की मात्रा किलोग्राम में है, तो विलय की मात्रा किसमें लेंगे, किलोग्राम में ही लेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमें किस यूनिट में दिया गया है। तो दोस्तों, विलयन का आयतन किसमें दिया है, 1 लीटर। दोस्तों, 1 लीटर का मतलब है 1 किलोग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पर विलयन का आयतन किलोग्राम में है और
विलेय का जो भार है वो किसमें है, मिलीग्राम में। तो दोस्तों दो कार्य हम कर सकते हैं, या तो मिली या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदल दें और मिलीग्राम को भी ग्राम में बदल दें। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहां लिख दिया। और मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10⁻³ 1000 का लिख सकते हैं 10⁻³ और ये प्लस का 3 है, ऊपर ले आकर लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो 5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो दोस्तों हम लोग विलेय की मात्रा अर्थात विलेय का भार किसमें ले रहे हैं, ग्राम में, और विलयन की मात्रा अर्थात विलयन का भार किसमें ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। तो दोस्तों यूनिट देखिए सेम हो गई। तो विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है 5 × 10⁻³ अपान विलयन की मात्रा ग्राम में कितनी है 1000, यहाँ हो गया 1000 × 10⁻⁶। दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 5 × 10⁻³ और दोस्तों इसको 1000 लिख सकते हैं 10⁻³ × 10⁻⁶। इसे दोस्तों और सॉल्व कर देते हैं, 10⁻³ से कैंसिल हो गया, 10 की पावर कितना जाएगा 3 आ जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों 5 × 10⁻³ × 10⁻³ दोस्तों आपको मैथमेटिक्स तो आती होगी। तो यहाँ पे आधार से में घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 5 × 10⁻³ + 3। आधार समान है, घात क्या हो गया जुड़ गया -3 + 3 और -3 + 3 को सॉल्व करेंगे 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को कितना आ जाएगा 5 और यूनिट हो जाएगी ppm। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों फटाक से आप लीजिए स्क्रीनशॉट जिससे हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, प्राप्त विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है 900 ग्राम जल में एसीटोन के कितने ग्राम घोले गए हैं, 5.8 ग्राम घोले गए हैं। तो दोस्तों जल कितना है 900 ग्राम और एसीटोन कितना है 5.8 ग्राम। किसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे जल क्या होगा, विलायक होगा और एसीटोन क्या होगा, विलेय होगा। तो दोस्तों आपको जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों आपको बताया गया था कि विलयन के जिस भाग का आपसे मोल प्रभाव पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा उस विलयन में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। एक कौन होगा, एसीटोन होगा और एक कौन होगा, जल होगा। कहने का मतलब यह है कि एसीटोन का मोल प्रभाव बराबर होगा एसीटोन के मोलों की संख्या के अपान एसीटोन के मोलों की संख्या के प्लस जल के मोलों की संख्या के। उसी प्रकार जल का मोल प्रभाव बराबर होगा जल के मोलों की संख्या के अपान एसीटोन के मोलों की संख्या के प्लस जल के मोलों की संख्या के। दोस्तों कहने का मतलब एकदम क्लियर है कि जिसका मोल प्रभाव पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर होगी अपान उस विलयन में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलयन में कितने लोग उपस्थित हैं, 2 लोग उपस्थित हैं, एक एसीटोन और एक जल। इसलिए एसीटोन का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या के अपान एसीटोन के मोलों की संख्या के प्लस जल के मोलों की संख्या के। उसी प्रकार जल का मोल प्रभाव बराबर होगा जल के मोलों की संख्या के अपान एसीटोन के मोलों की संख्या के प्लस जल के मोलों की संख्या के। तो दोस्तों ये है फार्मूला, यानी हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों क्या हमें एसीटोन के मोलों की संख्या पता है या फिर जल के मोलों की संख्या पता है, नहीं ना। तो आइए निकालते हैं एसीटोन के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया है न्यूमेरिकल से आइए वो लिख लेते हैं। क्या आपको दिया है 900 ग्राम जल। 900 ग्राम जल का मतलब है जल का भार दिया है कितना 900 ग्राम और यहाँ पे जल क्या होगा, विलायक होगा, इसलिए जल ब्रैकेट में क्या लिख दिया, विलायक का भार कितना दिया है 900 ग्राम। आगे दोस्तों
एसीटोन के 5.8 ग्राम, यहाँ पे एसीटोन क्या है, विलेय है, तो एसीटोन के 5.8 ग्राम का मतलब एसीटोन का भार कितना है, 5.8 ग्राम। तो एसीटोन जो कि क्या है, विलेय है, उसका भार कितना दिया है, 5.8 ग्राम। दोस्तों आपको एसीटोन का अणु भार दे रखा है, तो लिख लेते हैं एसीटोन का अणु भार। एसीटोन का अणु भार कितना दे रखा है, 58। उसी प्रकार आपको जल का अणु भार दे रखा है, तो जल का अणु भार कितना दिया है, 18। तो हमें दोस्तों क्या चाहिए, एसीटोन के मोलों की संख्या। तो आपको किसी के मोलों की संख्या निकालना बताया गया था। किसी के मोलों की संख्या का मतलब उसका भार अपान उसका अणु भार। तो दोस्तों आइए निकालते हैं एसीटोन के मोलों की संख्या। तो दोस्तों एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर होगी एसीटोन के भार के, एसीटोन का भार अपान एसीटोन का अणु भार, अपान एसीटोन का अणु भार। तो दोस्तों आपको एसीटोन का भार पता है, एसीटोन का भार कितना है, एसीटोन का भार कितना है, 5.8 अपान एसीटोन का अणु भार कितना है, 58। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। दोस्तों जल के मोलों की संख्या हमें निकालनी है, तो हम जल के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर होगी जल के भार अपान जल का अणु भार। तो दोस्तों जल का भार कितना है, जल का भार कितना है, 900 ग्राम, 900 अपान जल का अणु भार। तो जल का अणु भार कितना है, 50। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 50। तो दोस्तों आइए रख देते हैं। तो एसीटोन के मोलों की संख्या, तो एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी आई है, एसीटोन की मोलों की संख्या कितनी, 0.1, यहाँ हो गया 0.1 अपान एसीटोन के मोलों की संख्या, फिर से एसीटोन की मोलों की संख्या कितनी, 0.1, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी है, 50। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 0.1 अपान 50 में 0.1 ऐड करेंगे, 50 में 0.1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 50.1। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जल का मोल प्रभावी बराबर होगा जल के मोलों की संख्या के। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है, जल के मोलों की संख्या कितनी है, 50, यहाँ आ जाएगा ऊपर 50 अपान एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी, 0.1 प्लस जल के मोलों की संख्या कितनी है, जल के मोलों की संख्या कितनी है, 50। इसको सॉल्व करेंगे होगा 50 अपान इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 50.1 इक्वल टू, दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर। दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.002, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.998। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम लोग आगे चलें। दोस्तों अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है। दोस्तों अगला न्यूमेरिकल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यूरिया के 6% भार से जली विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोस्तों आपसे कह रहा है यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, यानी कहने का मतलब आपको यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, और यूरिया के 6% भार से जली विलयन। दोस्तों 6% भार से, अब दोस्तों भार का मतलब यहाँ पर है भार प्रतिशत से, भार का मतलब किससे है, भार कहिए या फिर आयतन कहिए, बात एक ही है, भार प्रतिशत। तो दोस्तों भार प्रतिशत में सांद्रता क्या होता है, आपको होता है भार प्रतिशत में सांद्रता का मतलब दोस्तों क्या होता है कि 100 ग्राम का विलयन होगा, उस 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा को क्या कहते हैं, भार या फिर आयतन प्रतिशत में सांद्रता। तो यहाँ पर 6% भार प्रतिशत का मतलब यह है कि यूरिया 6 ग्राम है 100 ग्राम जल में। तो दोस्तों जली विलयन का है, जली विलयन का मतलब क्या होता है, जल क्या है, विलायक। कहने का मतलब यह है कि 100 ग्राम के विलयन में यदि 6 ग्राम क्या होगा, यूरिया होगा,
तो कितना ग्राम जल होगा? तो 100 में से 6 ग्राम यूरिया है, तो 94 ग्राम क्या रहा होगा? जल रहा होगा। तो दोस्तों आपको 6% भार से क्या क्या चीज मिल गया? यूरिया का भार मिल गया कितना? 6 ग्राम। और जल का भार पता चल गया कितना? 94 ग्राम। तो दोस्तों आइए जो पता चल गया उसको लिखते हैं। यूरिया का भार कितना है? 6 ग्राम। और जल का भार कितना दिया है? 94 ग्राम। और जल का भार कितना है? 94 ग्राम। दोस्तों हम लोग यूरिया का अणु भार निकालेंगे। तो यूरिया का अणु भार, दोस्तों यूरिया का अणु भार कितना होता है? तो दोस्तों यूरिया का भार कितना होता है? 60। तो दोस्तों कैसे निकाले? यूरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2CO NH2। तो आपको अब अणु भार निकालना सिखाया गया है। तो एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 प्लस एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? 2। एक तत्व दूसरे तत्व की तरफ बढ़ रहा है, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। फिर एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ बढ़ रहा है, फिर बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। एक ही ऑक्सीजन है। फिर से एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना देगा? 14। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2। दोस्तों इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 60। तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे? यूरिया का अणु भार। दोस्तों इसी प्रकार आप जल का अणु भार निकालेंगे। तो जल का अणु भार बराबर कितना आएगा? 18 के। तो जल का फॉर्मूला जानते हैं H2। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2। बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 16 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 18। तो जल का अणु भार कितना आ गया? 18। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है? यूरिया का मोल प्रभाज। तो दोस्तों आपको यह बात बताया गया है कि जिसका मोल प्रभाज पूछेगा उसके मोलों की संख्या अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर कितने घटक हैं? 2 घटक हैं, एक यूरिया है और एक जल है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अपान में क्या होगा? यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा यूरिया के मोलों की संख्या के अपान यूरिया के मोलों की संख्या के प्लस जल के मोलों की संख्या के। दोस्तों तो अब हमें क्या पता करना है? यूरिया के मोलों की संख्या और क्या? जल के मोलों की संख्या। तो दोस्तों आइए निकालते हैं यूरिया के मोलों की संख्या को और जल के मोलों की संख्या को। तो आपको पता है दोस्तों किसी के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो किसी के मोलों की संख्या बराबर होती है उसके भार अपान उसके भार अणु भार के। तो दोस्तों आइए निकालते हैं। तो दोस्तों यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर होगी यूरिया के भार अपान यूरिया के अणु भार के, अपान यूरिया के अणु भार के। तो दोस्तों यूरिया का भार कितना दिया है? 6। यूरिया का अणु भार कितना है? 60। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 1/10 और 1/10 मतलब कितना होता है? 0.1। दोस्तों इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर होगी जल के भार अपान जल के अणु भार के। तो दोस्तों जल का भार कितना है? 94। और दोस्तों जल का अणु भार कितना है? 18। दोस्तों इसमें आएगा 5.22। तो दोस्तों आइए वैल्यू रख देते हैं। तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा यूरिया के मोलों की संख्या के अपान यूरिया के मोलों की संख्या के प्लस जल के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है? यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 अपान यूरिया के मोलों की संख्या फिर से 0.1 प्लस जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है? 5.22। दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों अगला नन्हा मुन्ना सा न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो दोस्तों आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलय है। विलयन की मोलरता तथा नार्मलता की गणना कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब का विलय है, अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों विलयन का आयतन आपको दे रखा है कितना? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों जो दिया है आइए उसे लिख लेते हैं।
विलयन का आयतन आपको दिया है, विलयन का आयतन आपको कितना दे रखा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलय है। कहने का मतलब H2SO4 की 9.8 ग्राम मात्रा को 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घोला गया है, अर्थात H2SO4 यहां पर क्या होगा, विलय होगा। तो हमें 9.8 ग्राम H2SO4 दिया है। 9.8 ग्राम H2SO4 का मतलब है दोस्तों H2SO4 का भार कितना है, 9.8 ग्राम। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, H2SO4 जो कि हमारा क्या है, विलेय है, उसका आपको भार दिया है कितना, 9.8 ग्राम। दोस्तों आपसे पूछ रहा है विलयन की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो दोस्तों विलयन की मोलरता का फार्मूला होता है, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो दोस्तों आपको विलयन का आयतन लीटर में चाहिए, तो यहां पर आपको विलयन का आयतन किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में। दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख लेते हैं, ml लिख लेते हैं। हम दोस्तों ml को किससे बदलते हैं, लीटर में। तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किससे बदल जाएगा, लीटर में। दोस्तों यह जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 25 4 100। दोस्तों ये जाएगा 1/4 लीटर, और दोस्तों 1/4 का मतलब है 0.25 लीटर। तो दोस्तों हमें विलयन का आयतन लीटर में पता चल गया। क्या हमें विलय के मोलों की संख्या पता है, नहीं पता है। तो आइए हम विलय के मोलों की संख्या को निकालेंगे। तो दोस्तों विलय के मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो विलय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी विलय के भार के अपान विलय के अणु भार के। तो दोस्तों हमें विलय का भार पता है, लेकिन क्या विलय का अणु भार पता है, क्या नहीं पता है। तो हम निकाल लेंगे विलय का अणु भार। तो दोस्तों विलय और विलय दोस्तों है कौन, H2SO4। तो दोस्तों H2SO4 का अणु भार कितना होता है, तो दोस्तों H2SO4 का अणु भार होता है 98। तो दोस्तों जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको H2SO4 का अणु भार निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा 98। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे निकालें। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। दोस्तों एक सल्फर का कितना होता है, 32। फिर एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। दोस्तों एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का दोस्तों 16 होता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 64। दोस्तों सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 98। तो दोस्तों हमें विलय के मोलों की संख्या 98 आ गया। तो दोस्तों अब हम विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार, तो विलय का भार कितना है, 9.8 अपान विलय का अणु भार। तो दोस्तों विलय का अणु भार कितना है, 98। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1। तो दोस्तों अब हम विलयन की मोलरता निकाल लेंगे। तो विलयन की मोलरता बराबर है विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 0.1। विलयन का आयतन लीटर में, दोस्तों विलयन का आयतन लीटर में कितना है, 0.25। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो दोस्तों 0.1 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 10। और दोस्तों 0.25 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 25। दोस्तों 10/25 का मतलब है 2/5, और दोस्तों 2/5 का मतलब है 0.4। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 0.4। दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों ये क्या आ गया, विलयन की मोलरता। उसी प्रकार हमसे क्या पूछा है, और क्या पूछा है, उसी प्रकार हमसे विलयन की नॉर्मलता भी पूछा है। तो अभी विलयन की नॉर्मलता भी निकालनी है। तो दोस्तों विलयन की नॉर्मलता का फार्मूला आपको पता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के अपान विलयन का आयतन लीटर में। दोस्तों हमें विलयन का आयतन लीटर में तो पता है 0.5 लीटर, लेकिन क्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता है क्या,
तो दोस्तों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो पता नहीं है, तो दोस्तों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये निकाल लेते हैं। दोस्तों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय के भार के अपान विलेय के तुल्यांकी भार के। तो दोस्तों विलेय का भार कितना है, विलेय का भार हमें पता है, विलेय का भार कितना है 9.8, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 9.8। दोस्तों क्या हमें विलेय का तुल्यांकी भार पता है, तो हमें विलेय का तुल्यांकी भार नहीं पता है। दोस्तों हमें विलेय का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तो विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, जब आप पहचान पाएंगे कि विलेय के रूप में कौन मिलाया गया है। तो यहाँ पर विलेय के रूप में कौन मिलाया गया है H2SO4, अर्थात हमें अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। तो दोस्तों तो अम्ल जो कि क्या है विलेय है का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा उस अम्ल के अणु भार के अपान क्षारकता के। दोस्तों आपको अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना बताया गया है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल के अणु भार के अपान उस अम्ल की क्षारकता के। क्षारकता का मतलब कोई अम्ल कितना H+ आयन दे रहा है। तो दोस्तों हमें विलेय का अणु भार तो पता है, विलेय के अणु भार का मतलब दोस्तों H2SO4 का अणु भार, तो H2SO4 का अणु भार कितना है 98, और क्षारकता का मतलब H2SO4 हमारा कितना H+ आयन देगा। तो दोस्तों जब H2SO4 को जल में घोलते हैं, दोस्तों जब H2SO4 को जल में घोलते हैं तो कितना H+ आयन देता है 2 H+ आयन देता है। तो इसलिए H2SO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी 2, तो इसलिए यहाँ क्या लिख दी 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 49 के। तो दोस्तों अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है उस अम्ल के अणु भार के अपान उस अम्ल की क्षारकता के। तो यहाँ पर अम्ल के रूप में कौन है H2SO4, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर होगा H2SO4 के अणु भार के। तो H2SO4 का अणु भार कितना है 98, और H2SO4 की क्षारकता कितनी है 2, इसे नीचे क्या लिखा गया 2, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 49। तो दोस्तों अब हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर है विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार हमें पता है 9.8 और विलेय का तुल्यांकी भार हम निकालेंगे कितना 49। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.2। तो दोस्तों हमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता चल गई। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 0.2 अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में पता है ये कितना है 0.25। दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो दोस्तों 0.2 का 100 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 20 अपान 0.25 का 100 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 25। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/5, और दोस्तों 4/5 का मतलब क्या है 0.8। दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगी, केवल एन लिख दीजिए, एन का मतलब नॉर्मलिटी। दोस्तों अगर आप कैपिटल एन नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरी यूनिट क्या लिखेंगे 0.8 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो दोस्तों देखने में बस ये सवाल बड़ा था, इस सवाल में कुछ है नहीं। तो दोस्तों इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले जिससे हम लोग जल्दी अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। दोस्तों अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 500 सेंटीमीटर क्यूब जल में 5.85 ग्राम NaCl घुलित है। तो दोस्तों 500 सेंटीमीटर क्यूब जल में NaCl कितना ग्राम घुलित है 5.85 ग्राम NaCl घुलित है, अर्थात NaCl का भार आपको दिया गया है कितना 5.85 ग्राम। तो दोस्तों जो दिया है ये लिख लेते हैं NaCl। तो दोस्तों यहाँ पर NaCl घुलित है, मतलब NaCl क्या होगा विलेय होगा। NaCl जो कि क्या है विलेय है, उसका आपको भार दे रखा है कितना 5.85 ग्राम। दोस्तों 500 सेंटीमीटर क्यूब जल में NaCl घुलित है। 500 सेंटीमीटर क्यूब जल का मतलब दोस्तों ये है कि विलयन का आयतन आपको दे रखा है कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आइए इसे भी लिख लेते हैं, विलयन का आयतन दोस्तों कितना दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है ml। तो दोस्तों विलयन का आयतन ml में दिया है, तो हम ml को किससे बदल देना है लीटर में। तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ गया 1000 अपॉन लीटर। दोस्तों इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1/2
और 1/2 का मतलब जो दोस्तों 1/2 का मतलब दोस्तों 0.5 लीटर। तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, विलयन की फार्मलता की गणना कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है विलयन की फार्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो दोस्तों हमें विलयन का आयतन लीटर में पता है, लेकिन क्या विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या पता है क्या? तो हमें विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या तो नहीं पता है। तो दोस्तों हम लोग विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर है विलेय का भार अपान विलेय का सूत्र भार। तो दोस्तों हमें विलेय का भार तो पता है, यहाँ पर विलेय है NaCl, उसका भार दे रखा है 5.85 ग्राम। हमें क्या निकालना है, विलेय का सूत्र भार। तो दोस्तों निकालेंगे विलेय का अणु भार ही, लेकिन बस उसे पढ़ते क्या है, सूत्र भार। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हम NaCl का क्या निकालेंगे, अणु भार। तो जैसे अणु भार निकाला जाता है वैसे सेम क्या होता है, सूत्र भार होता है। NaCl का अणु भार कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो दोस्तों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 58.5। तो दोस्तों NaCl अर्थात विलेय का अणु भार कितना आ गया 58.5। बस फर्क इतना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, NaCl जो कि क्या है, विलेय है, उसका सूत्र भार कितना है 58.5 है। तो दोस्तों आइए रख देते हैं। तो विलेय का भार दोस्तों कितना है, विलेय का भार आपको दे रखा है 5.85। दोस्तों विलेय का सूत्र भार कितना है 58.5। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/10, और 1/10 मतलब दोस्तों 0.1। तो दोस्तों आइए इस फार्मूला रख देते हैं। तो हमसे पूछा है विलयन की फार्मलता। तो विलयन की फार्मलता बराबर है विलेय के ग्राम शुद्ध भारों की संख्या के। तो विलेय की ग्राम शुद्ध भारों की संख्या कितनी है 0.1। और दोस्तों विलयन का आयतन लीटर में, तो दोस्तों विलयन का आयतन लीटर में कितना है 0.5। दोस्तों इसको सॉल्व करें कितना आएगा 1/5, और 1/5 का मतलब होता है दोस्तों 0.2। दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगी, फार्मलिटी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.25 n का मतलब है नॉर्मलता, ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहने का मतलब यह है 0.25 नॉर्मलता वाले ऑक्जेलिक अम्ल की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसा न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है दोस्तों। बस आपको एक संबंध पता होना चाहिए कि विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है विलयन की मोलरता इनटू एक्स फैक्टर के। दोस्तों ये एक्स फैक्टर क्या है, तो दोस्तों यह एक्स फैक्टर जब आपको तुल्यांकी भार निकालना बताया गया था तो अम्ल के केस में एक्स फैक्टर अलग था, क्षार के केस में एक्स फैक्टर अलग था। तो दोस्तों एक्स फैक्टर आप कैसे निकालेंगे आपको बताया गया है नॉर्मलता वाले टॉपिक में। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देख रखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप जाकर उस टॉपिक को देख लीजिएगा, जिससे आपको एक्स फैक्टर निकालने में यहाँ पर आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता दे रखा है, कह रहा है ना 0.25 नॉर्मलता, मतलब विलयन की नॉर्मलता दे रखा है कितना 0.25। आपसे क्या पूछ रहा है विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता आप निकालेंगे कब, जब आपको एक्स फैक्टर पता हो। तो एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है ऑक्जेलिक अम्ल दिया है। तो जब ऑक्जेलिक अम्ल होता है तो एक्स फैक्टर क्या होगा, तो जब ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल के केस में एक्स फैक्टर कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है COOH का होल ट्वाइस। तो दोस्तों जब ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो यह कितना H+ आयन देगा,
2H+ देगा। तो इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल के केस में जो X फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार अगर दोस्तों यहाँ पर HCl होता ऑक्जेलिक अम्ल की जगह पर, तो यहाँ पर X फैक्टर का मान कितना होता, 1 होता। क्यों? क्योंकि जब HCl को जल में घोला जाता तो ये कितना H+ देता, 1 H+ देता। तो दोस्तों यहाँ पर X फैक्टर का मान कितना रख दे, 2। तो ये विलयन की मोलरता आपके सामने यहाँ निकल कर आ जाएगी। तो इसको एडिटिव लिख दिए, यानी जैसे थी वैसे लिख दिए। तो दोस्तों विलयन की मोलरता चाहिए, ये इनटू में कहां चला जाएगा, डिवाइड में, अपॉन 2 इक्वल टू विलयन की मोलरता। तो दोस्तों 0.25 का डिवाइड करवा देंगे 2 से, जब डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 0.125 बराबर हो गया विलयन की मोलरता के। दोस्तों विलयन की मोलरता आपके सामने आ गई। तो दोस्तों विलयन की मोलरता कितनी है, 0.125। कहने का मतलब 0.25 नॉर्मल ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता कितनी होगी, 0.125। तो दोस्तों आइए जानते हैं यह विलयन की नॉर्मलता और विलयन की मोलरता में संबंध कहां से आया। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में यही बात याद रखनी। अगर आपको ये बात याद है तो यह न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये संबंध कहां से आया। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा दी, विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं विलयन की मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग यह भी जानते हैं कि विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के अपान विलयन का आयतन लीटर में। दोस्तों इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1 और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 2। दोस्तों अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। कहने का मतलब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर रहे हैं। तो दोस्तों LHS का LHS भी डिवाइड कराएंगे, RHS का RHS भी डिवाइड कराएंगे। तो विलयन की मोलरता अपान क्या आ जाएगी, विलयन की नॉर्मलता बराबर हो जाएगी, ऊपर क्या है विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ आ गया विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, पूरे का अपान विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो दोस्तों विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, विलयन की मोलरता अपान विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपान विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो दोस्तों अब हमें विलय के मोलों की संख्या का फार्मूला पता है। विलय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलय का भार अपान विलय का अणु भार। दोस्तों उसी प्रकार विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर क्या लिख दिया गया, विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार। इधर की चीज एकदम सेम है दोस्तों, विलय का भार ऊपर है और विलय का भार यहाँ पर भी है। तो विलय का भार और विलय का भार आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और विलय का तुल्यांकी भार ऊपर चला जाएगा और विलय का अणु भार नीचे चला आएगा। तो विलय का तुल्यांकी भार अपान विलय का अणु भार। तो दोस्तों अब आपको तुल्यांकी भार निकालना बताया गया है। तो किसी का तुल्यांकी भार बराबर होता है उसके अणु भार के अपान एक्स फैक्टर कहिए या फिर एन फैक्टर कहिए, फैक्टर ना कह के आप कारक कह सकते हैं। तो विलय का तुल्यांकी भार के स्थान पर क्या लिख दिया गया है, विलय का अणु भार अपान एक्स फैक्टर इनटू विलय का अणु भार जैसे था यहाँ पर है विलय का अणु भार। तो दोस्तों विलय का अणु भार नीचे भी है, विलय का अणु भार ऊपर भी है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों बचेगा क्या, विलयन की मोलरता अपान विलयन की नॉर्मलता बराबर 1 अपान एक्स फैक्टर। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्या आएगा, विलयन की मोलरता इनटू एक्स फैक्टर इक्वल टू विलयन की नॉर्मलता। दोस्तों इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए। तो दोस्तों देखिए क्या आया, विलयन की नॉर्मलता बराबर है विलयन की मोलरता इनटू एक्स फैक्टर के। दोस्तों इसी को विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।